हेलो दोस्तों, मेरा नाम शान कुमार है और आज मैं डीआरडीओ सेप्टेम की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ आज से। और मेरा पहला चैप्टर होगा सुरक्षा एवं सावधानियाँ। तो आज मैं सुरक्षा और सावधानियाँ जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि डीआरडीओ सेप्टेम से की क्लास के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और सिलेबस वाइज होंगे, वो मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे ले रखे हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गलत कार्य ना करने के जो संकेत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो हमारा इसका आंसर होगा निषेधात्मक चिन्ह। तो जो हमारे सुरक्षा चिन्ह होते हैं ये क्या है, निषेधात्मक चिन्ह, ये सुरक्षा चिन्ह है। तो हमारे जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह। तो पहला जो सुरक्षा चिन्ह होगा वो होगा हमारा कौन सा, वो पहला प्रकार होता है हमारा नंबर 1 निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक पहला प्रकार होता है हमारा निषेधात्मक चिन्ह। फिर दूसरा प्रकार मेरा होता है सूचनात्मक चिन्ह, सूचनात्मक और चिन्ह। और तीसरा प्रकार मेरा होता है चेतावनी चिन्ह। कौन सा, चेतावनी चिन्ह। और चौथा प्रकार हमारा होता है अनिवार्य चिन्ह या आदेशात्मक चिन्ह। कौन सा, अनिवार्य चिन्ह या आदेशात्मक चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह। तो इन चिन्हों द्वारा हमें किसी कार्य को निषिद्ध बताया जाता है, तो किसी में सूचना दी जाती है, तो किसी में चेतावनी, तो किसी में हमें अनिवार्य बताया जाता है, जो आपको बता चुका हूँ। तो निषेधात्मक चिन्ह कौन से होते हैं, जिन चिन्हों द्वारा हमें गलत कार्य करने से मना किया जाता है वो निषेधात्मक चिन्ह में आते हैं। जिन चिन्हों द्वारा गलत कार्य को करने से मना किया जाता है वो किस में आते हैं, निषेधात्मक चिन्ह में। और जिन चिन्हों द्वारा हमें सूचना दी जाती है वो किस में आते हैं, सूचनात्मक चिन्ह में आते हैं। और चेतावनी चिन्ह क्या होते हैं, ये जिन चिन्हों द्वारा हमें वार्निंग दी जाती है, वार्निंग चेतावनी दी जाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, तो वो चेतावनी चिन्ह में आते हैं। और उसके बाद होते हैं अनिवार्य चिन्ह। अब हम लोग यार डिटेल से जानेंगे। जो निषेधात्मक जो चिन्ह होते हैं वो मेरे कैसे होते हैं, वो हमारे होते हैं गोलाकार। कैसे होते हैं, हमारे वो चिन्ह होते हैं गोलाकार होते हैं। और ये जो होते हैं इनकी ब्लैक पट्टी होती है, गोल गोल ब्लैक पट्टी होती है। और ये गोल गोल पट्टी पे काले रंग के लाल रंग के बनाए जाते हैं, ठीक है। और फिर हमारे जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं वो हमारे होते हैं वर्गाकार चिन्ह होते हैं। वर्गाकार चिन्ह पर हरे बैकग्राउंड पर सफेद रंग के बनाए जाते हैं और सफेद बैकग्राउंड पर लाल रंग के बनाए जाते हैं। तो ये हमारे 2 प्रकार के बनाए जाते हैं। अब सूचनात्मक चिन्ह में हमारा जैसे होता है, कौन सा होता है, जैसे ये वाला जो डॉक्टर जो प्लस का साइन जैसे जो बोलते हो, ये एक्चुअली में ये क्रॉस का है। किसका है, ये साइन है हमारा क्रॉस का। तो इसे रेड क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस। और हमसे ये भी पूछ सकता है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी। तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। किसने, हेनरी ड्यूनेंट ने, हेनरी ड्यूनेंट ने इसकी स्थापना की थी। किसकी, रेड क्रॉस की। तो जो रेड क्रॉस जो होता है इसका मतलब क्या होता है, जहां पर भी हमें रेड क्रॉस मिल जाए तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे हमें मेडिकल सुविधा उपलब्ध होगी। मतलब ये क्या होगी, सूचना होगी। इसीलिए ये किस में आता है, सूचनात्मक चिन्ह में आता है। ये कैसे होते हैं, ये वर्गाकार होते हैं। कैसे, वर्गाकार, ये वर्गाकार होते हैं। वर्गाकार साइन वो आकृति में, ठीक है, हरे बैक पृष्ठ पर, ठीक है, सफेद आकृति द्वारा बनाए जाते हैं, या लाल या सफेद बैक पृष्ठ पर लाल आकृति द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी चेतावनी जो चिन्ह होते हैं वो हमारी त्रिभुजाकार बनाए जाते हैं, जो कि हमारे इनका जो बैकग्राउंड है येलो रहता, येलो आकृति पर काले रंग के बनाए जाते हैं। और जो अनिवार्य चिन्ह होते हैं वो भी गोलाकार होते हैं। अनिवार्य चिन्ह हमारे कैसे होते हैं, गोलाकार। अनिवार्य ये वाली जो हमारे चिन्ह होते हैं अनिवार्य चिन्ह, ये गोलाकार होते हैं। ये नीली पृष्ठभूमि पर, कैसी पृष्ठभूमि पर, नीली पृष्ठभूमि पर
नीली पृष्ठभूमि, नीली पृष्ठभूमि पर कैसे बनाए जाते हैं? सफेद रंग के, नीली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के बनाए जाते हैं। तो ये हमारे हो गए 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह। इसके बाद हमारा आते हैं अपनी क्लास पे, क्वेश्चन पे। तो हमारे सुरक्षा चिन्ह मैंने आपको बता दिए 4 प्रकार के होते हैं। निषेधात्मक चिन्ह होता है, और सूचनात्मक चिन्ह होता है, चेतावनी चिन्ह होता है, निवारक चिन्ह होता है। निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है? जिन चिन्हों के द्वारा हम किसी का गलत कार्य को करने से मना करते हैं, वो केस में आते हैं निषेधात्मक चिन्ह। ये कैसे होती हैं? ये चिन्ह होते हैं गोलाकार, ठीक है, और इनका जो इनका वो होती है पट्टी है, गोल पट्टी, वो ब्लैक कलर की होती है, और जो आकृति होती है वो कैसी होती है? लाल रंग की, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की तरफ हम वापस आते हैं। तो गलत कार्य ना करने के जो संकेत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था। तो सुरक्षा संबंधी चिन्हों को क्या कहते हैं? सुरक्षा, मैंने क्या कहा था? ये जिन चिन्हों द्वारा सुरक्षा संबंधी हमें निर्देश दिए जाते हैं वो किस में आते हैं? सूचनात्मक चिन्ह में आते हैं, ठीक है। ऐसे चिन्ह जिन्हें देखकर हमें अपनी सुरक्षा संबंधी कार्य की याद आती है उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य चिन्ह, ठीक है। तो अनिवार्य चिन्ह को हमें देखकर क्या चिन्ह आता है? अपनी सुरक्षा याद आती है, ठीक है। तो अब मैं कुछ आपको सुरक्षा चिन्ह दिखाना चाहूंगा। जैसे ये हमारे पास कुछ सुरक्षा चिन्ह है, यहाँ पे ये देखो, मैंने आपके लिए ये बना रखे हैं पहले से ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप देख लीजिए। जो देखो हमारा पहला है, ये कौन सा है? आग लगने का खतरा। आग लगने का खतरा किस में आएगा? चेतावनी चिन्ह में, क्योंकि जो हमारे जो चेतावनी चिन्ह होते हैं वो कैसे होते हैं? त्रिभुजाकार होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिभुजाकार, ठीक है। तो उसके बाद आता है कुछ भी फटने का खतरा होगा तो ऐसा बनेगा। उसके बाद हमारे विद्युत झटके खतरा ये है, और उसके बाद लेजर बीम रेडिएशन का खतरा ऐसा बनेगा साइन। और उसके बाद जहां पर रेडिएशन का खतरा होगा वहां पर ऐसे ये वाला ट्रेंगल बनाएंगे। ये ट्रेंगल में जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? चेतावनी चिन्ह होते हैं। कैसे होते हैं? चेतावनी चिन्ह या वार्निंग साइन। उसके बाद आता है डेंजर का खतरा, ठीक है, रिस्क ऑफ डेंजर, या फिर जहरीले पदार्थ खतरा के लिए ऐसे बनाते हैं खोपड़ी पे क्रॉस का साइन लगाकर। और इसके बाद प्राथमिक चिकित्सा। उसके बाद स्मोकिंग साइन। देखो ये कैसा स्मोकिंग साइन, ये कैसा होगा? ये देखो ये कैसा होगा स्मोकिंग साइन? ये होगा हमारा निषेधात्मक चिन्ह, क्योंकि ये इसमें किसी कार्य को निषिद्ध बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वॉश एंड है ये, ठीक। उसके बाद हमारा ये ओवर हेड लोड का खतरा बता रहा है, ठीक है। और फॉर्क लेफ्ट ट्रक। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट साइन थे जो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद में क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे आते हैं कार्बोनेशियम फायर। लकड़ी की आग को एक क्लास की आग कहते हैं, ठीक है। इसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बोनेशियम फायर लकड़ी की आग कार्बोनेशियम फायर क्या होती है? एक क्लास की फायर, ठीक है। तो इसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर। किसका प्रयोग करेंगे? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा ऐसे चिन्ह जिन्हें देखकर हमें अपनी सुरक्षा संबंधी कार्य की सॉरी, मैं वो पीछे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ने लगा। हम इधर ये वाला है मेरा अगला क्वेश्चन। तेलीय आग को बी क्लास की आग कहते हैं। इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, गैस से लगी आग को सी क्लास की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए किस एक्सटिंग्यूशर का उपयोग करते हैं? सीटी एक्सटिंग्यूशर एंड ड्राई पाउडर। तो इसमें जब भी हमारा ये क्वेश्चन आएगा, गैस से लगी आग को सी क्लास की आग कहते हैं, इसे बुझाने के लिए किस एक्सटिंग्यूशर का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करेंगे? ड्राई पाउडर का, ठीक है। इसके बाद आता है बिजली द्वारा लगी आग डी क्लास की आग कहते हैं, ठीक है। इसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसे बुझाने के लिए हैलन अग्निशामक या कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये ठीक है। इसके 2 नाम है, इसके वैसे 3 नाम है, पर अभी 2 नाम तुम लोग याद कर लो, हैलन अग्निशामक और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हम लोग अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सोडा एसिड फायर अग्निशामक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सोडा एसिड फायर अग्निशामक के जो प्रतीक चिन्ह होता है, इस पे सिलेंडर जो हमारा होता है इस पे प्रतीक चिन्ह बना होता है। कैसा चिन्ह बताओ? पीले रंग के हाथ का चिन्ह बना होता है। कैसा चिन्ह बना होता है? पीले रंग के हाथ का चिन्ह। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, फोम फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो फोम फायर एक्सटिंग्यूशर की प्रतीक चिन्ह क्या होता है? भूरे रंग का हाथ का चिन्ह, भूरे रंग का हाथ का चिन्ह। चेतावनी चिन्ह की आकृति कैसी होती है? तो चेतावनी चिन्ह की आकृति हमारी कैसी होती है? त्रिभुजाकार, ठीक। इसके बाद आता है, किस सुरक्षा का चिन्ह
का आकार गोल, रंग नीला तथा चिन्ह सफेद रंग का होता है। अभी मैंने बताया था, ठीक है, किसका होता है, आदेशात्मक चिन्ह का। तो उसके बाद आता है किस सुरक्षा चिन्ह का आकार वर्गाकार, आकार कैसा होगा, वर्गाकार। तो वर्गाकार आकार किसका होता है, सूचनात्मक चिन्ह का। किसका होता है, सूचनात्मक चिन्ह का। व बैकग्राउंड हरे रंग का तथा चिन्ह सफेद रंग का होता है। किसका होता है, सूचनात्मक चिन्ह का। किस सुरक्षा चिन्ह का आकार त्रिभुजाकार होता है तथा बॉर्डर का रंग व संकेत चिन्ह काले रंग का होता है। तो हमारा जो त्रिभुजाकार जितने भी चिन्ह होते हैं वो सारे किसमें आते हैं, चेतावनी चिन्ह में आते हैं, जिसमें किसी गलत कार्य को करने समय जिसमें हमें कार्य को करना क्या बताया जाता है, वार्निंग दी जाती है, चेतावनी दी जाती है। कि जैसे हमारे को जब रोड पे काम चल रहा होता है तो वहां पे त्रिभुजाकार वो रख देते हैं एक, और उस पे पीला उसका बैकग्राउंड होता है, ब्लैक वो होता है, चिन्ह बना होता है कि यहाँ पे आना मना है। तो इसी प्रकार से इन चिन्हों जो त्रिभुजाकार चिन्ह होते हैं चेतावनी चिन्ह होते हैं, और इनसे कार को चेतावनी दी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, बिना हत्थे की रेती प्रयोग करने से क्या होगा, क्या होगा, चोट लग सकती है। बोल्ट पर नट को कसते समय उचित साइज का स्पैनर प्रयोग ना करने से क्या होगा, क्या होगा, स्पैनर टूट जाएगी या टूट सकती है। ठीक है, चोट लग सकती है, स्पैनर जाम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, मशरूम फेस हथौड़े के प्रयोग करने से क्या होगा, हैमर फिसल जाएगा। क्या होगा, हैमर फिसल जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी मशीन उपकरण के बारे में ज्ञान ना हो तो उस पर कार्य करने को क्या कहते हैं। अगर किसी मशीन उपकरण के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो वो क्या हुई, हमारी अज्ञानता हुई ना, मूर्खता हुई, और अज्ञानता हुई मतलब इग्नोरेंस हुआ। ठीक है, किसी उद्योग में दुर्घटना होने का कारण है, तो किसी भी देखो जो उद्योग हो, कहीं भी कोई जगह हो, दुर्घटना होने का यही कारण होते हैं। क्या होता है, लापरवाही होती है, अज्ञानता होती है, अनुशासनहीनता होती है, गलत पोशाक होती है, आदि होती है। ठीक है, आदि। तो कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो, कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। ठीक है, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया करने पर सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये इसमें थोड़ा सा विपरीत दिया। ठीक है, इसमें होना चाहिए था कि सही, अगर यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया करने पर सही प्रतिक्रिया ना करे, ठीक है, तो तुरंत दिए जाने वाले चिकित्सा उपचार को क्या कहते हैं, तब होता हमारे प्राथमिक उपचार। पर इसमें क्या, इसने क्या पूछ लिया, उल्टा। तो हमारा ऐसे क्वेश्चन घुमाकर भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, इसका क्या होगा, इसका होगा तुरंत चिकित्सा सहायता। ठीक है, आग में मिले होते हैं, देखो कोई अगर आग, जब भी आग हमें लगाने के लिए हमें 3 कारकों की आवश्यकता पड़ती है। कितने कारकों की, 3 कारकों की। अगर क्वेश्चन हमारा आ जाए कि आग लगाने के लिए कितने कारकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो कितने कारकों की आवश्यकता पड़ती है, 3, ऑक्सीजन, ईंधन, ऊष्मा। ठीक है, किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए, तो कोई भी तेलीय फर्श हो, ठीक है, ऑयली फर्श हो, तो उसे सॉडस्ट या रेत डालकर साफ कर देना चाहिए। ठीक है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को तुरंत प्राथमिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को तुरंत क्या करनी चाहिए, प्राथमिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। कार्य करने का सुरक्षित तरीका होता है, मतलब कैसे कार्य करने का तरीका, मतलब कैसे कार्य करें जो कि सुरक्षित हो। तो कार्य करने का एक प्रभावी तरीका और सही तरीका होना चाहिए, तो वो कैसा होगा, सुरक्षित होगा हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कोई दुर्घटना होती है, तो ठीक है, जैसे कोई भी दुर्घटना होती है तो वो हमने क्या कोई प्लान कर रखी होती है कि हम चाहते हैं कि हाँ हम वहां जाएंगे, ठीक है, घूमने जाएंगे तो मेरी दुर्घटना हो जाए, तो चाहते तो नहीं है, तो ये कैसी होगी, ना चाहने वाली। ना चाहने वाले को क्या बोलते हैं, अवांछनीय है। ठीक है, और हम क्या नियोजित करते हैं कि अब वहां पे जाएंगे तो दुर्घटना करेंगे जाके, या एक्सीडेंट कर लेंगे जाकर, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है। तो वो क्या होती है, कैसी होती है, अनियोजित होती है। ठीक है, तो बिना नियोजित या अनियोजित, और वो हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। तो दुर्घटना की परिभाषा ऐसे भी आ जाती है कि दुर्घटना क्या है, और ऑप्शन दे देंगे, अनियोजित, कंट्रोल ना की जाने वाली, अवांछनीय और अनरजिस्टर्ड। ठीक है, तो ये होगी दुर्घटना। इसके बाद ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए, तो हमें क्या प्रयोग करना चाहिए, सुरक्षा ऐनक। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा का प्रकार नहीं है, तो गतिमान मशीन पर अगर जॉब चेक करोगे तो ये क्या है, एक सुरक्षा का प्रकार नहीं है। ठीक है, ये इसमें क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर तुम गतिमान मशीन पर जॉब का माप चेक करोगे तो हमें क्या हो सकता है,
और उसमें मतलब चोट लग सकती है। तो निम्न चिन्ह किस चेतावनी को प्रकट करता है? अभी जैसे मैंने कुछ चिन्ह बताए थे और कुछ हमारे रह भी गए हैं, तो ये किसका है? लेजर बीम रेडिएशन का चिन्ह है। ठीक है, ये चिन्ह जो हमारा बना हुआ है साइड में किसका है? लेजर बीम रेडिएशन का। सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या है? जब हमें किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो हम तुरंत उसका क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसके घाव, जो भी घाव होगा सांप ने जहाँ पे काटा होगा वहां पे क्या बांधेंगे? कपड़ा बांधेंगे। और खून, जैसे हमें उसका जो जहर अंदर चला गया उसको जहर को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उस पे कट मार देंगे। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना। फिर आता हमारा अगला क्वेश्चन, सिर की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं? तो क्या क्या प्रयोग करते हैं? हार्ड हैट्स, हेलमेट्स व कैप्स का प्रयोग करते हैं। पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनते हैं? लेदर शू। कौन से? लेदर शू पहनते हैं, क्योंकि हमारे भारी भारी वर्क होते हैं तो हम सिंपल शूज तो पहन ही सकते हैं। तो हमारे जो व्यवसाय होते हैं जो हमारे, वहां पे कौन से शू पहने जाते हैं? लेदर शू। आके उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं, क्या पहनते हैं? हम आंखों की सुरक्षा गॉगल्स भी पहनते हैं, चश्मा भी पहनते हैं, ठीक है, और फेस शील्ड भी पहनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शरीर की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। तो शरीर की सुरक्षा के लिए तो हम तो पहले अपने ड्रेसेस अच्छी होनी चाहिए, ठीक सही होनी चाहिए, एप्रन, दस्ताने और भी बहुत सारी चीजें जो हम शरीर की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ग्राइंडिंग करते समय हमेशा किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो व्हील के साइड में खड़े हो, जो हमारा पहिया होता है ग्राइंडिंग का उसके साइड में खड़ा होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, हस्त पुस्तिका में क्या नहीं होता है? जो हमारी बुक होती हैं, जो हमारी ट्रेड थ्योरी बुक होती है, उनमें क्या नहीं होता? कारखाना कानून नियम नहीं होता है। ठीक है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं होती है। इसलिए तो अब क्वेश्चन अगर हमारा आ जाए, हस्त पुस्तिका में क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं होता? कारखाना कानून। विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। मतलब किसी व्यक्ति को कितने मिली एम्पियर का करंट लगने के बाद वो मतलब उससे हृदय गति होने से मर सकता है। ठीक है, तो उसे कितना करंट लगने से मर सकता है? 50 से 100 मिली एम्पियर, 50 से 100 मिली एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी मशीन एक खतरनाक मशीन नहीं है? तो कौन सी मशीन खतरनाक नहीं है? ग्राइंडिंग मशीन। कौन सी मशीन खतरनाक नहीं है? ग्राइंडिंग मशीन। भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार विनिर्देशित कास्ट आयरन Fg200 का अर्थ होता है। तो Fg200 का अर्थ अब याद रखना, ग्रे कास्ट आयरन जिसकी न्यूनतम तनन सामर्थ्य, तनन मतलब तनने, कितना तन सकता है, ठीक है, सामर्थ्य कितनी है? 200 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लास ए। तो क्लास ए टाइप के अग्नि के लिए ईंधन है। तो क्लास ए टाइप के लिए ईंधन क्या होता है? जैसे क्लास ए, कौन सी किस आग को बोलेंगे हम क्लास ए की टाइप जिसमें आग लग जाए? जैसे हमारे कपड़ा हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई, और ऐसे जब जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, और उससे लगी आग क्या कहलाती है? हमें क्लास ए की आग कहलाती है। और इससे बुझाने के लिए हम किस अग्निशामक या अग्निशामक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं? एक्सटिंग्विशर। किस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं क्लास ए को बुझाने के लिए? हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, या सोडा एसिड फायर अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से पट्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए? कौन से पट्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए? अत्यधिक खतरनाक, अत्यधिक खतरनाक। ठीक है, निर्मुक्त ऊष्मा का मापन किसकी सहायता से करते हैं? निर्मुक्त ऊष्मा का मापन किसकी सहायता से करते हैं? कैलोरीमीटर। किसकी सहायता से करते हैं? कैलोरीमीटर। अगला क्वेश्चन, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर द्वारा किसका मापन होता है? तापमान का मापन होता है। एनेमोमीटर द्वारा किसका मापन होता है? वायु की गति का मापन होता है। एनर्जी मीटर द्वारा किसका मापन होता है? विद्युत ऊर्जा का मापन होता है। ठीक है, इसके बाद फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित, कौन से एक्ट में? फैक्ट्री एक्ट 1948 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो निम्न की मध्यरात्रि से प्रारंभ होती है। मतलब जो सप्ताह की अवधि है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? हमारा सप्ताह कहाँ से प्रारंभ होता है? ठीक है, तो सोमवार से। ठीक है, दुर्घटना की रोकथाम में निम्न सहायक हैं। दुर्घटना रोकने के लिए हमें देखो कौन से गार्ड हमें प्रयोग करने चाहिए? ये मतलब ये दुर्घटना को रोक सकते हैं। कौन कौन से? स्वचालित सुरक्षा गार्ड, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड और ट्रिप सुरक्षा गार्ड। अगला क्वेश्चन,
भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है? भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है, किस पर होता है? भारतीय बॉयलर अधिनियम 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर लागू होता है। कितने से अधिक लीटर क्षमता पर लागू होता है? 100 लीटर से अधिक। ठीक है। सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? स्लोगन। जैसे स्लोगन हमारे क्या होते हैं? प्रचार वाक्यों को लिखना। ठीक है, मतलब प्रचार वाक्य को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लोगन लिखते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोगन। प्रचार को क्या बोलते हैं? स्लोगन। कौन से होते हैं हमारे? जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है। तो आग, अगला क्वेश्चन, आग को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो आग को हमारे कितने वर्गों में रखा जाता है? 4 वर्गों में। ठीक है। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। क्लास ए की फायर हमारी कौन सी होती है? क्लास ए की फायर हमारी होती है लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि से लगी आग को हम किस में रखते हैं? क्लास ए की फायर में रखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी क्लास बी की फायर होती है। क्लास बी की फायर हमारी कौन सी होती है? तेलीय आग को हम क्लास बी की फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फोम फायर एक्सटिंग्विशर। किसका प्रयोग करते हैं? फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम फायर अग्निशामक या एक्सटिंग्विशर। ठीक है। किसकी आग बुझाने के लिए करते हैं हम इसका प्रयोग? क्लास बी की फायर को बुझाने के लिए। किसकी? क्लास बी की फायर को बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। क्लास सी की आग बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? क्लास सी की आग बुझाने के लिए करते हैं हम ड्राई पाउडर का प्रयोग। किसका करेंगे? ड्राई पाउडर का प्रयोग। ठीक है। और क्लास डी की आग बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्लास डी की आग बुझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं सीटीसी। किसका? सीटीसी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। किसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये सारे क्वेश्चन अभी आएंगे। क्लास सी की फायर कौन सी? क्लास बी की कौन सी होती है? तेलीय आग को क्लास बी की फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। फिर क्लास सी की फायर कौन सी? गैसीय आग को कहते हैं हम। ठीक है। क्लास सी की फायर इसे बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। और क्लास डी की फायर कौन सी होती है हमारी? धातु किससे लगी आग या बिजली से लगी आग? किससे? धातु से लगी आग या बिजली से लगी आग को क्लास डी की फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए हम सीटीसी एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है CO2 का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है? तो जो हमारा CO2 है इससे हम क्लास बी और क्लास डी दोनों की आग को बुझा सकते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की फुल फॉर्म होती है। ठीक है। तो क्लास डी फायर विद्युतीय आग को भी बुझा सकते हैं और हम तेलीय आग को भी बुझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो मशीन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। देखो यहाँ पे हमारी 2 मशीनें हैं। ठीक है। मिलिंग मशीन और चार काटने वाली मशीन। ये दोनों ही ठीक है किसी विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए बनाई जाती है। ठीक है। मिलिंग मशीन भी बनाई जाती है और चारा काटने वाली मशीन भी। तो अगला क्वेश्चन, जिस मशीन द्वारा अन्य मशीनों की पुर्जे बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं? क्या कहते हैं? मशीन टूल। जिस मशीन द्वारा अन्य मशीनों की पुर्जे बनाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें मशीन टूल कहते हैं। उस मशीन टूल का नाम बताओ जिसके द्वारा दूसरी धातुओं को काटते हैं। दूसरी धातुओं द्वारा किस मशीन द्वारा काटते हैं? खराद मशीन द्वारा या लेथ मशीन द्वारा। अगला क्वेश्चन, उस मशीन टूल का नाम बताओ जिसका प्रयोग करने से जांच का वजन बढ़ता है। देखो मतलब किसके द्वारा मेरे जांच का वजन बढ़ जाएगा? याद करो, वेल्डिंग मशीन द्वारा। ठीक है। अगर हम किसी पदार्थ पर वेल्डिंग कर देंगे तो उस पर क्या है? एक्स्ट्रा मटेरियल जुड़ जाएगा, जिसको फिर उसकी जब दोबारा हम जांच करेंगे तो उसका क्या होगा? वजन बढ़ जाएगा। तो यही क्वेश्चन हमारा, उस मशीन टूल का नाम बताओ जिसका प्रयोग करने से जांच का वजन बढ़ता है, क्या कहलाती है? वेल्डिंग मशीन। अगला क्वेश्चन, उस मशीन का नाम बताओ जिसका प्रयोग करने से ना तो जॉब का वजन घटता है और ना ही बढ़ता है। कौन सी होती है? मोल्डिंग मशीन। अब जैसे हमने धातु को मोड़ दिया, ठीक, जो मोल्डिंग मशीनें होती हैं उसमें उनका काम क्या होता है? धातु को मोड़ना। अब किसी चीज को मोड़ दो, ठीक है, तो उसका वजन ना तो कम होगा और ना ही ज्यादा होगा। और इसे इंग्लिश में जैसे नथिंग इज एडेड, नथिंग इज सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, मतलब ना कुछ घटाया ना कुछ जोड़ने वाली मशीन को क्या कहते हैं? मोल्डिंग मशीन। और एडिटिंग मशीन कौन सी होती है? वेल्डिंग मशीन होती है। और सब्ट्रैक्टिंग मशीन कौन सी होती है? जो हमारी की धातुओं को हटा देती है। सब्ट्रैक्टिंग मशीन होती है, जैसे ग्राइंडिंग मशीन होती है, वो हमारी किस में आती है? सब्ट्रैक्टिंग मशीन में आती है। ठीक है। ये तो 3 प्रकार होते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन, एक ज्वलित विद्युत तार के लिए कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है?
कार्बन टेट्राक्लोराइड, बता ही दिया। सीटीसी का प्रयोग करते हैं जब भी हम विद्युत द्वारा आग लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस कारण से भार उठाने और ले जाने में कठिनाई होती है? तो भार ले जाने और उठाने में कब कठिनाई होगी? जब वस्तु का भार व आकार बड़ा होने से भार उठाने वाला स्थान गलत होना और हैंडल होल्डर का ना होना। तो ये 3 कारण हमारे होते हैं, कौन कौन से? वस्तु का भार व आकार बड़ा होने से, और भार उठाने वाला स्थान गलत होने से, और हैंड होल्डर का ना होना। अगला क्वेश्चन, किस कारण से शरीर की मांसपेशियां तथा जोड़ों पर प्रभाव पड़ता है? किसका कब पड़ता है? बहुत भारी वजन उठाने से, वजन को सही प्रकार से ना उठाने से। तो ये दोनों कारण हैं जिससे कि हमारी मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा है, यदि जॉब में कोई रसायन या यदि आंख में कोई रसायन या कण गिर जाए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? आंख को मलना नहीं चाहिए। जब भी हमारा कोई केमिकल और या किसी का चिप्स वगैरह गिर जाए तो हमें आंख को मलना नहीं चाहिए, जिससे कि नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगला, नाक में खून नक्सीर आने पर क्या करना चाहिए? तो नक्सीर आने पर मुंह से सांस लेनी चाहिए और सिर पर ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्रिल मशीन से कटे हुए बुरादों को किससे साफ करें? ब्रश द्वारा। अगला, मशीन पर कार्य करते समय यदि वह खराब हो जाए तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? मशीन का स्विच तुरंत बंद कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिपिंग करते समय किस चीज पर ध्यान रखना चाहिए? कटिंग एज पर। याद रखना, अभी चिपिंग करते समय किस पर ध्यान रखना चाहिए? कटिंग एज पर, ठीक है। और बिना वेज, मतलब जो हथौड़ा हम कसते हैं तो उसके जो आई होल होता है उसमें हम कुछ लकड़ी और ठोक देते हैं जिससे कि हैंडल ना निकले, वो चीज क्या होती है? पच्चड़ होती है। अपनी भाषा में हम पच्चड़ बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेज। तो बिना वेज वाली हथौड़ी का प्रयोग करने से अगर इसमें मतलब लकड़ी नहीं ठोकोगे उसके आई होल पे, तो हैंडल क्या होगा? थोड़ा लूज होगा। जब लूज हैंडल थोड़ा होगा तो क्या होगा? हैमर हैंडल से निकल जाएगा, चोट लग सकती है और हैमर हैंडल पर घूम सकता है, ठीक है। इतना हो सकता है। अगला क्वेश्चन, वजन उठाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वजन उठाते समय? वजन उठाते समय इतना झुकें कि पीठ सीधी रहे। कितना झुकें कि पीठ सीधी रहे, ठीक है। पीठ सीधी रखनी चाहिए। आप जब भी वजन उठाना तो पीठ कैसी रखेंगे? सीधी। वजन उठाते समय टांगों को सीधा रखें, ठीक। टांगे भी कैसी रखनी चाहिए? सीधी रखनी चाहिए। और वजन उठाते समय वजन के अनुसार ही रस्सों का प्रयोग करें, मतलब जैसा वजन हो वैसे ही हम रस्सों का भी प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन, निम्न चिन्ह किसका परिचायक है? किसका परिचायक है? आयनीकरण विकिरण का जोखिम, ठीक है। तो ये आयनीकरण विकिरण का जोखिम बताता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युतीय करंट का मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो उस पर बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे इसमें 3 तो दिए गए हैं, जैसे बेहोश हो जाना, सांस रुक जाना, मरने के किनारे पहुंच जाना, और छाले भी उसके शरीर पर पड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें दिए और बेहोश भी हो सकता है। तो ये मतलब बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा फायर अग्निशामक पीतल का बना होता है? सीटी अग्निशामक। कौन सा बना होता है? मतलब कौन सा आप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो सीटीसी किसका होता है? फायर एक्सटिंग्विशर किसकी आग बुझाता है? क्लास डी की फायर। सीटी एक्सटिंग्विशर फायर किस क्लास की आग बुझाता है? क्लास डी की फायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का प्रमाण कितना होने पर आघात की अनुभूति नहीं होगी? तो मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का प्रमाण कितना होने पर आघात की अनुभूति नहीं होगी? तो जब भी हमारे जो विद्युत धारा का मान होता है, करंट का मान होता है, अगर 1 मिली एम्पियर से कम होगा तो वो हमें करंट महसूस भी नहीं होगा, ठीक है। अगला, मानव शरीर पर बिजली झटके का जोर किस पर निर्भर करता है? जो हमारे शरीर पर बिजली का झटका लगेगा वो किस पर निर्भर करेगा? लाइन वोल्टेज पर, ठीक है। कि लाइन वोल्टेज कितना करंट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, उसी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में स्पार्किंग का क्या कारण हो सकता है? तो ढीला कनेक्शन होता है। जब भी हमारी स्पार्किंग होती है अक्सर वायरों में, तो क्या होता है? ढीला कनेक्शन होने की वजह से स्पार्किंग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूचनात्मक चिन्ह का परिदृश्य रंग होता है। मैंने बताया था कि ये चिन्ह जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं, जो कि वर्गाकार चिन्ह होते हैं, ठीक है, ये हरे रंग के, इनका जो होता है बैकग्राउंड होता है वो हरे रंग का होता है और सफेद रंग से बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आईएसओ का तात्पर्य मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। भारी वजन, अगला
भारी वजन उठाते समय अधिकतम भार कहाँ पर होना चाहिए? पैरों पर। जब भी वजन उठाओ हमेशा अधिकतम भार कहाँ पे लेना चाहिए? पैरों पर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सी सुरक्षा व्यावसायिक सुरक्षा के प्रकार में नहीं आती है? कौन सी नहीं आती है? सड़क सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डिब्बे में कौन सी ट्यूब होनी चाहिए? तो हमारे प्राथमिक उपचार के डिब्बे में हमारे बहुत सारी सामग्री होनी चाहिए, बहुत सारे मतलब जो उसमें उपकरण वगैरह होने चाहिए, ठीक है। तो उनमें से जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें क्या होना चाहिए? घावों को भरने के लिए क्या होना चाहिए? बीटाडीन होना चाहिए, ठीक है। और वैसे हमारे प्राथमिक उपचार बॉक्स में हम क्या क्या रखते हैं? एक्रीफ्लेविनियम मर्क्यूरोक्रम रखते हैं, ठीक है। स्प्रिट अमोनिया, टिंचर, आयोडीन, पानी पिलाने के गिलास, ठीक है, गोल व तिकोनी पट्टी और भी बहुत सारी चीजें रखते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन, CO2 अग्निशामक किन प्रकार की अग्नि बुझाने के काम आता है? किन प्रकार की अग्नि बुझाने के काम आता है? क्लास बी एंड क्लास डी, ठीक है। अब मैंने बताया था जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्लास बी और क्लास डी दोनों प्रकार की आग बुझाने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह का अग्निशामक इलेक्ट्रिक अग्नि को शमन करने योग्य है तथा तेलीय आग को भी बुझा सकता है? वही क्वेश्चन है, थोड़ा चेंजेस है, बस लैंग्वेज चेंज है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ब्रेक परीक्षण को किसके लिए उपयोग किया जाता है? सतह की सफाई की जांच की जाए, ठीक है। जो वाटर ब्रेक परीक्षण होता है वो सतह की सफाई के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, वही स्राव उपचार प्लांट में अम्ल अपशिष्ट को किसके साथ मिलाने से निष्प्रभावी किया जा सकता है? किसके साथ? क्षार के साथ। जब भी अम्ल को क्षार के साथ मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? निष्प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। दिया हुआ चिन्ह किसको दर्शाता है? लेजर बीम को। किसको दर्शाता है? लेजर बीम को। सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की एवं आकार कैसा होता है? तो जो सूचनात्मक चिन्ह है ये मैं अभी कई बार आपको बता चुका हूँ। ये सूचनात्मक चिन्ह की जो पृष्ठभूमि होती है वो कैसे होगी? हरे रंग की होगी। आकार कैसा होगा? वर्गाकार होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किन चिन्हों का बॉर्डर एवं बीच में बना क्रॉस लाल रंग हुआ होता है? किसका होता है? निषेधात्मक चिन्हों का। अगला क्वेश्चन, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? तो जो हमें विद्युत झटका लगता है तो हम 4 विधि अपनाते हैं किसी भी व्यक्ति को सांस देने के लिए, ठीक है। पर वो विद्युत झटका लगने से पहले जो हमारी सांस रुक जाती है तो उससे पहले हम तीन चीजें से करते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं? बेसिक स्पॉट। तो हमारे 3 बेसिक स्पॉट होते हैं। कैसे होते हैं? क्या बोलते हैं? बेसिक स्पॉट। ये कितने होते हैं? 3। जिसे बोलते हैं ABC, A, B और C। ए से होता है हमारा एयरवे। क्या होता है? एयरवे। बी से होता है हमारा ब्रीदिंग। क्या होता है? ब्रीदिंग। फिर सी से होता है हमारा सर्कुलेशन। क्या होता है? सर्कुलेशन। मतलब एयरवे का मतलब होता है हमारा, जैसे कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे? जो उसके सांस लेने वाली जो चीजें हैं, जैसे नाक और मुंह है जिनसे वो सांस लेता है, वो देखेंगे वो मतलब उनसे सांस ले सकता है कि नहीं ले सकता, वो जगह खाली है कि नहीं है, या फिर कोई कचरा अचड़ा या फिर कोई खून या कुछ भी भरा हुआ है। तो पहले हम एयरवे देखते हैं कि जो एयरवे है वो रास्ता ठीक है कि नहीं है। उसका ब्रीदिंग, फिर मैं सांस देखता हूँ कि वो सांस सुचारू रूप से ले रहा है कि नहीं ले रहा। जब वो सांस नहीं ले पाता तब हम अपने क्या करते हैं? तब हम 4 विधि का प्रयोग करते हैं सांस देने के लिए। वो कौन कौन सी विधि होती हैं? वो 4 विधि होती हैं। शेफर मेथड, शेफर विधि नंबर 1, शेफर विधि नंबर 2, सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर विधि नंबर 3, लाबोर्ड विधि, लाबोर्ड विधि। इसको बोलते हैं मुंह से मुंह सांस देना। मुंह के द्वारा सांस देने को क्या बोलते हैं? लाबोर्ड विधि, ठीक है। और नंबर 4 होती है कृत्रिम सांस विधि। क्या होती है? कृत्रिम सांस विधि, ठीक है। तो ये हमारी 4 विधि होती है। जो शेफर विधि है इसमें रोगी को क्या किया जाता है? इसमें
जब हमारे पीठ पे छाले पड़ जाए, कहाँ पे पड़ जाए, बैक पे, तो हम इसे छाती के बल लिटा देते हैं, ठीक है। और जब हमारे सीने पे छाले पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, वो तो हम इसे पीठ के बल लिटा देते हैं, किसके, पीठ के बल लिटा देते हैं। और जब हमें ये जो हमारी लावोड विधि होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि होती है, क्योंकि इसमें जो विधि होती है बहुत जल्दी कारीगर होती है, जल्दी काम करती है, और अब सरल भी होती है, इसमें ज्यादा आवश्यकता भी नहीं पड़ती है इसे देने के लिए। और जो कृत्रिम सांस विधि होती है, इसके द्वारा हम एक यंत्र आता है जिसके उसके द्वारा सांस देते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की सबसे सरलतम विधि कौन सी है, हमने बताया था अभी, मुंह से मुंह में श्वास देना क्या है, यही होती है सबसे सरल विधि। तो इसे क्या बोलते हैं, लावोड मेथड। अगला क्वेश्चन, CO2 का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए करते हैं, किस प्रकार के, क्लास डी की, ये तीसरी बार क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, हैमर का प्रयोग करते समय नजर कहाँ रखनी चाहिए, जॉब पर, याद रखना, हैमर का प्रयोग करते समय नजर कहाँ होगी, जॉब पर। और चिपिंग करते समय नजर कहाँ होगी, कहाँ पे होगी, वो सॉरी अभी हमने क्या पढ़ा था, चलो छोड़ो। तो अगला क्वेश्चन, सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं, फिल्टर, रेस्पिरेटर्स। जब जैसे जहाँ पे हमारे ऐसा वैसा सांस लेने में दिक्कत होती है व्यावसायिक क्षेत्रों में, तो वहां पे हम ये रेस्पिरेटर्स का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, फिल्टर, रेस्पिरेटर्स का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है, सुरक्षा का आदर। अगर सुरक्षा को तुम अपनाओगे, ठीक है, सारे जितने भी नियम है, रूल है, फॉलो करोगे, तो इससे कभी दुर्घटना हो ही नहीं सकती है। अगला क्वेश्चन, फोम टाइप अग्निशामक में कौन से रसायन प्रयोग होते हैं, कौन से होते हैं, Na2CO3 प्लस AlSO4। तो ये शायद Na2HCO3 होगा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। अगला क्वेश्चन, शुष्क रसायन वाले अग्निशामक कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, शुष्क रसायन वाले, विद्युतीय आग में। जब हम विद्युतीय आग को बुझाते हैं तो विद्युतीय आग हम दो प्रकार से बुझा सकते हैं, दो अग्निशामक द्वारा बुझा सकते हैं, कौन कौन से, ड्राई पाउडर द्वारा बुझा सकते हैं और CTC द्वारा बुझा सकते हैं, जो कि मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक रेगुलेटर यूनिट को दर्शाने के लिए किस संकेतन का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, 0.3 का, ठीक है। PPE क्या होता है, PPE हमारे होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी जो हमारी खुद की रक्षा करें, जैसे हेलमेट हो गया, गॉगल्स हो गया, ये क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, जो खुद की रक्षा करते हैं, जो खुद की रक्षा करें वो क्या हो गए, हमारे PPE हो गए, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अगला क्वेश्चन, 5S कहाँ से लिया गया, जो हमारा 5S है, ठीक है, जो कंपनी में बगैर 5S के कोई भी काम हम अच्छे प्रकार ढंग से कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये 5S हमारे लिए कहाँ से लिया गया है, जापान से। हमारे 5 5S होता है, पहला 5S होता है हमारा शॉर्ट, कौन सा होता है, शॉर्ट। इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ, ये जापानी तो दोनों बता रहा हूँ, देखो, पहला होता है सीरी, क्या होता है, सीरी, ये जापानी शब्द है सीरी। दूसरा होता है सीतो, तीसरा होता है सीरी, सीसो, SEISO, सीसो। फिर सिकेत्सु, फिर शितसुके, ठीक है। ये हमारे जापानी शब्द हैं, और इनको इंग्लिश में, सीरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेट, ठीक है। सीतो को क्या कहते हैं, सीतो को कहते हैं सेट इन ऑर्डर, सॉरी, सीरी को बोलते हैं शॉर्ट, क्या बोलते हैं, SORT, शॉर्ट। सीतो को क्या बोलते हैं, सेट इन ऑर्डर, ठीक है। सीसो को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज। शित्सु को क्या बोलते हैं, वो फिर से मैंने गलत कर दिया, यहाँ इसको बोलते हैं शाइन, क्या बोलते हैं, शाइन। फिर इसको बोलते हैं, शित्सु को बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सस्टेन, SUSTAIN। अब हिंदी में से क्या बोलते हैं, छांटना। शॉर्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, छांटना। सेट इन ऑर्डर को क्या बोलेंगे, क्रम निर्धारण।
ठीक है। साइन को बोलेंगे चमकाना, साइन मतलब होता ही चमकाना, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं मानकीकरण। क्या बोलते हैं? मानकीकरण। फिर सस्टेन को बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन या अनुशासन, ठीक है, अनुशासन, ठीक है। तो ये हमारे 5S होते हैं, जो कि हम किसी भी कंपनी में कार्य करते समय इन 5S पे क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हमने पांचों 5S आपको बता दिए, ठीक है। इन्हें याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन, संज्ञा शून्यता किसे कहते हैं? अनकॉन्शियसनेस, दुर्घटना के कारण मस्तिष्क की चेतना खो देना, ठीक है। जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना से मस्तिष्क की चेतना खो जाती है, वो क्या होती है? संज्ञा शून्यता, या इंग्लिश में बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस। अगला क्वेश्चन, सीटीसी का अन्य नाम क्या है? मैंने बताया था सीटीसी के 3 नाम है, कौन कौन से? कार्बन सीटीसी की फुल फॉर्म होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला बीसीएफ, ब्रोमो क्लोराइड फ्लोरोमीथेन। अगला हेलेन, अग्निशामक या एक्सटिंग्विशर। अगला प्रश्न, भारी भार को हमेशा किस कोण पर उठाना चाहिए? तो हम किस कोण पर झुकेंगे? जब हमारी रीढ़ सीधी रहेगी, क्योंकि हमें भार उठाते समय अब जो मेरा वजन है वो सर्वाधिक कहाँ होना चाहिए? पैरों पे होना चाहिए, ठीक है। और रीढ़ कैसी होनी चाहिए? हमारी जो बैक है वो सीधी रहनी चाहिए। तो एंगल क्या होना चाहिए इसके लिए? 90 डिग्री, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, स्टूप लिफ्टिंग में भार उठाते समय रीढ़ की हड्डी पर सामान्य से कितने गुना अधिक तनाव पड़ता है? कितने गुना अधिक तनाव पड़ता है? 6 गुना अधिक। आग में से O2 को, अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट, अभी एक एग्जाम में ये आया भी था। जैसे आग को बुझाने के 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कूलिंग, ठीक है, स्टार्विंग और स्मूदरिंग, ठीक है। चलो इंग्लिश में छोड़ो, आप हिंदी में देखो कौन कौन से होते हैं। जैसे कूलिंग द्वारा, यानी जब आग को हम ठंडा कर देंगे जस्ट, ठीक है। और ठंडा कैसे देंगे? पानी के द्वारा। मैं मोबाइल में भी देख रहा हूँ और कॉपी पर देख रहा हूँ, तो दोनों एक साथ देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है मैंने और एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, सो प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारी। तो क्योंकि हमें अभी इतने सोर्सेस नहीं है जो जिससे कि इसका स्टैंड ले ले हम मोबाइल रखने के लिए, ठीक है। तो इससे थोड़ी दिक्कत हो रही, पर मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। तो आग को बुझाने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो हम उसमें पानी डालकर उसके क्या करें? उसे ठंडा कर दें, उसकी ऊष्मा हटा दें, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है उसका दम घोंट दें, ठीक है। क्या कर दें? हम उसका दम कैसे घोटेगा? अगर हम आग आए, अब आग लग गई, ठीक है, अगर उसमें ऑक्सीजन निकाल दें, ठीक है, आग से अगर ऑक्सीजन निकाल दोगे तो उसका क्या होगा? दम घुट जाएगी। जब दम घुट जाएगी तो वो आग अपने आप बुझ जाएगी, क्योंकि आग को बुझाने के लिए 3 कारकों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से? ईंधन, फ्यूल एंड ईंधन को तो इंग्लिश में फ्यूल बोलते ही हैं सॉरी, ईंधन, ऑक्सीजन और ताप, ठीक है। तो हम कूलिंग द्वारा क्या करते हैं? कूलिंग द्वारा हम उसकी जो ताप है, ऊष्मा है, वो हटा देते हैं, ठीक है। और हम ऑक्सीजन कैसे हटाते हैं? आग को ढांकर हटा देते हैं, ठीक है। और ईंधन, और आग को एक प्रकार से और बुझाया जा सकता है। कैसे बुझा सकते हैं? जो ईंधन जिसमें आग लगी है वो ईंधन ही हम समाप्त कर दें, ऐसे भी आग बुझा सकते। तो यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, क्या है? आग में से O2 को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो हमें ऑक्सीजन O2 क्यों अलग करनी है? आग को बुझाने के लिए। तो किसका प्रयोग करें? रेत का प्रयोग कर लो या कोई कंबल अंबर से ढक दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो हमारी आग क्या होगी? बुझ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, CO2 का प्रयोग कहां पर लगी आग को बुझाने में अधिक प्रभावी नहीं होता है? तो कहां पर मतलब अधिक प्रभावी नहीं होगा? खुली हवा में। कहां नहीं होगा? खुली हवा में। अगला क्वेश्चन, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की किस विधि में रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है? अभी ये मैंने आपको 4 विधि थी, ठीक है, जो सांस लेने की विधि है। सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि और लाबोर्ड विधि और कृत्रिम श्वास विधि, ठीक है। मैंने चारों बता दी। जो मुंह के द्वारा मुंह से सांस देते हैं वो कौन सी होती है? लाबोर्ड विधि होती है। अगला क्वेश्चन, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी, ये लाल रंग का बॉर्डर तथा ये क्रॉस पट्टी शायद काले रंग की होगी, ये गलत होगा शायद, देखना पड़ेगा। क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा के संकेत आती है? तो कैसे होती है?
ये निषेधात्मक चिन्ह कैसे होते हैं? निषेधात्मक चिन्ह होते हैं। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की सबसे सरल विधि कौन सी है? कौन सी है बता दिया आपको। ओ ये क्वेश्चन मैं आपको सारे बता चुका हूँ, ये दोबारा क्वेश्चन आ गए। ठीक है, आपके क्वेश्चन अब यहाँ पे थोड़े से 2-4 क्वेश्चन और है ये लास्ट में, और आपके खत्म हो चुके हैं। इसके बाद ये 3 क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए आप। भारी मशीनों को खिसकाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो क्रेन और लिफ्ट सीलिंग द्वारा हम जब भी एक भारी वजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं, और जब भार को खिसकाते हैं तो बिंच का प्रयोग करते हैं, और क्रोबार व रोलर्स का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ओवरहेड लोड से सुरक्षा देता है हेलमेट। ठीक है, हेलमेट सुरक्षा देता है। सॉफ्ट स्किल किससे संबंधित? सॉफ्ट स्किल जो मतलब किसी व्यक्ति के अच्छे गुण होते हैं, वो अच्छे गुणों से संबंधित होता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए अच्छे गुणों के लिए? आत्मविश्वास होना चाहिए। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग यानी रचनात्मक सोच होनी चाहिए। ठीक है, और प्रभावशाली कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगला, सिस्टम फेलियर से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब क्या होता है? किसी कंपनी के द्वारा बनाए हुए नियमों का पालन ना हो पाना, यानी जो सिस्टम फेलियर है, किसी भी काम करने को जो एक तरीका होता है, रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, जब वो सुचारू रूप से नहीं चल पाते हैं तो क्या होता है? सिस्टम एक फेलियर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। लगभग हमने ऐसे करीब 100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो और भी जो 1-2 क्वेश्चन बन रहे होंगे तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ पे इस क्लास से वैसे आपके एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। ठीक है, डीआरडीओ की क्लास से तो मैंने लगभग सारी क्लास लूंगा। ठीक है, मैंने अपना टारगेट रखा है 40 डेज और प्लस 40 डेज और 40 चैप्टर। ठीक है, 40 डेज में 40 चैप्टर, यानी 40 दिन में 30 चैप्टर। ठीक है, 40 दिन में 30 चैप्टर मुझे आपको कवर करवाने हैं। ठीक है, और सारा सिलेबस करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होने दूंगा, ये आपसे वादा रहा। और जिसने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और देखिए आप देखिए ये पेज नंबर 13 है, यहाँ तक लिखने में बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। एंड हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।